जय हिंद साथियों, घटना चक्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विपुल कुमार सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि घटना चक्र परिवार की तरफ से साइंस का टॉपिक वाइज वीडियो श्रृंखला चलाया जा रहा है। उसी के तहत आज का विषय है हमारा विटामिन। ठीक है, तो पिछले क्लास में देखिए हम लोगों ने पोषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किए थे, जिसमें आपको हमने बताया था कि पोषण क्या होता है, पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है और इन पोषक तत्वों को दो वर्गों में विभाजन किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, कार्बनिक श्रेणी और अकार्बनिक श्रेणी। ठीक है, अब इन पोषक तत्वों के कार्य के विषय में भी हमने आपको बताया था कि कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। इनका कार्य हमारे शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति करना होता है। ठीक है, जबकि मुख्यतः कार्य अगर देखा जाए ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व में तो कार्बोहाइड्रेट और वसा को रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद विटामिन के कार्य में हमने आपको बताया था कि ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ ये हमारे शरीर में नई कोशिकाओं, नए ऊतकों के निर्माण के लिए, वृद्धि, विकास और मरम्मत के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने आपको बताया था कि विटामिन, खनिज और जल, इन तीनों का कार्य हमारे शरीर में मेटाबॉलिक क्रिया का संचालन और नियंत्रण होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने विस्तार से कार्बोहाइड्रेट के विषय में और वसा के विषय में पढ़े थे। आज के वीडियो में हम लोग विटामिन के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग देखते हैं विटामिन क्या है। ठीक है, तो विटामिन के विषय में पिछले वीडियो में चर्चा किया गया है और यहाँ भी अभी हमने हाईलाइट किया है कि विटामिन क्या है। तो हमने आपको पोषक तत्वों का जो वर्गीकरण बताया था, पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तो पोषक तत्वों को हमने दो वर्गों में विभाजित किया था, कार्बनिक श्रेणी के पोषक तत्व, कार्बनिक श्रेणी के पोषक तत्व, और दूसरा विभाजन किया गया था अकार्बनिक श्रेणी के पोषक तत्व। ठीक है, तो कार्बनिक श्रेणी के पोषक तत्व में हमने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत हम लोग कार्बोहाइड्रेट को रखते हैं, वसा को रखते हैं, प्रोटीन को रखते हैं और विटामिन को रखते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा हुआ, प्रोटीन हुआ और विटामिन हुआ, ये क्या हैं? ये कार्बनिक श्रेणी के पोषक तत्व हैं। ठीक है, तो इससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया कि विटामिन क्या है। तो विटामिन कार्बनिक श्रेणी का पोषक तत्व है। ठीक है, कार्बनिक श्रेणी का पोषक तत्व है, इस वर्गीकरण से यह स्पष्ट हुआ। ठीक है, और यहाँ पर हमने आपको अकार्बनिक श्रेणी में फिर आपको बताया था कि इसके अंतर्गत जल और खनिज को रखा जाता है, जल और खनिज को। ठीक है, इसके बाद कार्य के दृष्टि से भी इसका विभाजन हमने बताया था कि कार्य के दृष्टि से अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इसका कार्य क्या है? ऊर्जा का उत्पादन करना। ठीक है, और यहाँ पर प्रोटीन का कार्य हमने ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ फिर बताया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण, नए ऊतकों का निर्माण। ठीक है, वृद्धि, विकास और मरम्मत। ठीक है, तो ये प्रोटीन का कार्य हमने बताया था। इसके बाद हमने आपको बताया था कि विटामिन को शामिल करते हुए अगर हम खनिज और जल को एक साथ लें तो इन तीनों का कार्य हो जाता है उपापचय क्रिया का संचालन एवं नियंत्रण। ठीक है, तो यहाँ इनके कार्य और वर्गीकरण के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि विटामिन कार्बनिक श्रेणी का एक पोषक तत्व होता है जिसका कार्य उपापचय क्रिया का संचालन व नियंत्रण होता है।
ठीक है, उपापचय क्रिया का संचालन और नियंत्रण होता है। अर्थात हमारे शरीर में जो भी मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं उन सभी मेटाबॉलिक फंक्शन को संचालित और नियंत्रित करने के लिए विटामिन, खनिज अथवा जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इतना कार्य यहाँ से पता चला। अब हम लोग देखते हैं कि विटामिन के खोजकर्ता कौन है और इनका नामकरण किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए कि विटामिन की श्रेणी का पोषक तत्व है और इसका कार्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बनिक श्रेणी का पोषक तत्व लगाइएगा, कार्बनिक श्रेणी का पोषक तत्व है। ठीक है, और कार्य क्या हुआ इसका, तो इसका कार्य होता है उपापचय क्रिया का संचालन व नियंत्रण। ठीक है, उपापचय क्रिया का संचालन और नियंत्रण इसका कार्य होता है। ठीक है, इसके खोजकर्ता की जो बात है, इसके खोजकर्ता के विषय में देखिए कई किताबों में विवाद मिलता है, लेकिन निर्विवाद रूप से देखा जाए तो इसके खोजकर्ता है NI लूनिन, अर्थात NI लूनिन के द्वारा ही इसकी खोज किया गया था। ठीक है, लेकिन लूनिन महोदय ने इसके लिए केवल सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में इसका खोज किया था, अर्थात विटामिन शब्द का प्रयोग नहीं किया था। ठीक है, तो इसके खोजकर्ता कौन हुए, NI लूनिन हुए। उन्होंने ये बताया कि हम जो कुछ भी भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन में एक सूक्ष्म पोषक तत्व पाया जाता है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिक क्रिया के संचालन और नियंत्रण के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने विटामिन शब्द का प्रयोग नहीं किया था। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ये किया गया था कैसमीर फंक के द्वारा। ठीक है, तो विटामिन शब्द के प्रयोगकर्ता फंक हैं, जबकि इसके खोजकर्ता कौन हैं, लूनिन हैं। ठीक है, तो फंक के द्वारा खोजा गया एक विटामिन, इसे भी ध्यान दीजिएगा, फंक के द्वारा खोजा गया विटामिन। ठीक है, तो इन्होंने भी एक विटामिन की भी खोज किया था, अर्थात विटामिन शब्द का प्रयोग करने के साथ साथ इन्होंने चावल के पालिश से विटामिन B1, जिसे थायमिन भी कहा जाता है, B1 की खोज किया था। ठीक है, तो चावल की पालिश से विटामिन B1 की खोज या थायमिन की खोज किसने किया था, तो ये फंक ने ही किया था। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, अगर बात आए विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया तो फंक लगाइएगा, और विटामिन B1 की खोजकर्ता की बात आए तब भी फंक लगाइएगा, लेकिन विटामिन की खोजकर्ता की बात आए तब NI लूनिन लगाइएगा। ठीक है, अब ये प्रश्न आपके ऑप्शन बेस पे हो जाते हैं। कहीं कहीं एग्जाम में मैं देखा हूँ कि कुछ प्रश्न ऐसे भी आए हैं जहाँ पर खोजकर्ता के संदर्भ में लूनिन का नाम नहीं था, तो वहाँ पर आप ऐसे ऑप्शन में, ऐसे विकल्पों में फंक का चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक का चयन इसलिए किया जा सकता है कि इन्होंने भी B1 की खोज किया था और विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो इस आधार पे हम फंक को चयन करते हैं। लेकिन अगर प्रश्न में लूनिन का स्पष्ट नाम हो और उसके बाद भी फंक लिखा गया हो तो आप लूनिन ही यहाँ पर आंसर टिक करिएगा। ठीक है, तो इसके खोजकर्ता की बात आएगा तो लूनिन लगाइएगा, नामकरणकर्ता की बात आएगा तो फंक लगाइएगा, और फंक के द्वारा खोजा गया विटामिन पूछेगा तो B1 लगाइएगा या थायमिन लगाइएगा। ठीक है, ये प्रश्न इस रूप में भी आता है कि फंक के द्वारा विटामिन B1 की खोज किस कारक से किया गया था, किस कारक से किया गया था, अर्थात उस फैक्टर का नाम पूछेगा कि जिसके द्वारा इन्होंने विटामिन B1 की खोज किया था, तो उस कारक का नाम क्या होगा, चावल का पालिश। ठीक है, तो चावल की इसी पालिश से उन्होंने विटामिन B1 की खोज किया था। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट दिया गया है विटामिन का संश्लेषण। विटामिन का संश्लेषण, ठीक है, विटामिन का संश्लेषण। तो विटामिन के संश्लेषण के विषय में ध्यान दीजिए कि इसका संश्लेषण या हम कहें निर्माण, ठीक है,
तो विटामिन का जो संश्लेषण होता है वो ध्यान रखिएगा केवल पेड़ पौधों द्वारा होता है, पेड़ पौधों द्वारा होता है। ठीक है, तो केवल पेड़ पौधे ही विटामिन का संश्लेषण करते हैं। अर्थात अगर हम ये कहें मानव शरीर विटामिन का संश्लेषण करने में असमर्थ होता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा कि विटामिन का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है, तो विटामिन का संश्लेषण केवल पेड़ पौधों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इससे एक निष्कर्ष क्या निकल के आता है, निष्कर्ष क्या निकलता है इसका निष्कर्ष ये है इसका निष्कर्ष है कि अगर हम ये कहें कि मानव शरीर विटामिन का संश्लेषण करने में असमर्थ है, या ये कहा जाए कि केवल पेड़ पौधों के द्वारा ही विटामिन का संश्लेषण किया जाता है, तो इन दोनों वाक्यों से एक निष्कर्ष निकल के आता है स्पष्ट रूप से कि मानव शरीर में विटामिन की आपूर्ति भोज्य पदार्थ से होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है ये निष्कर्ष स्पष्ट रूप से निकलेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे शरीर में इसका संश्लेषण नहीं होता है, केवल पेड़ पौधे करते हैं, इसका मतलब है कि पेड़ पौधों के जिस उत्पाद को हम भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हीं पदार्थों से हमारे शरीर में विटामिन की आपूर्ति होती है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि विटामिन की पूर्ति करने के लिए मानव शरीर किस पर निर्भर रहता है, तो मनुष्य अपनी विटामिन आवश्यकता की पूर्ति के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है, अर्थात भोज्य पदार्थों पर निर्भर रहता है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कथन के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अर्थात अगर कथन में दे दे कि मानव शरीर में विटामिन का संश्लेषण नहीं होता और कारण दे दे कि मानव अपने विटामिन आवश्यकता की पूर्ति पेड़ पौधों से अर्थात भोज्य पदार्थों से करता है, तो कथन दोनों सही होंगे, अर्थात स्पष्टीकरण की अर्थात व्याख्या की प्रश्न होगा यहाँ पर। ठीक है, अर्थात प्रश्न में स्पष्ट व्याख्या होगी। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि हमने आपको बताया कि मानव शरीर में विटामिन का संश्लेषण नहीं होता, कहाँ पर होता है, पेड़ पौधों में होता है। ठीक है, तो आइए इसके अपवाद के विषय में हम लोग चर्चा करें। अपवाद, तो अपवाद में हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे केस हमको मिलते हैं, कुछ ऐसे विटामिन सूक्ष्म मात्रा में जो हमारे शरीर में थोड़ी बहुत निर्मित होते हैं, संश्लेषित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न में दिया गया है कि विटामिन का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाएगा, तो केवल पेड़ पौधों के द्वारा किया जाता है और मानव शरीर विटामिन का संश्लेषण करने में असमर्थ होता है। लेकिन अपवाद रूप से ध्यान रखिएगा, अपवाद रूप से बात करें तो विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी और बी समूह के कुछ विटामिन। ठीक है, तो बी समूह के कुछ विटामिन डी, के और ए ऐसे विटामिन हैं जो हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं। ठीक है, तो ये अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित होते हैं, ठीक है, तो मानव शरीर में संश्लेषित होने वाले विटामिन ए, डी, के और बी समूह के कुछ विटामिन होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि ए का संश्लेषण कहाँ होगा। ठीक है, तो ए का संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अर्थात जो मानव का लीवर होता है वह लीवर ए का संश्लेषण करता है, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं करता कि जितनी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम विटामिन ए युक्त भोजन न लें तो हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे शरीर के लीवर में थोड़ी मात्रा में विटामिन ए का संश्लेषण तो जरूर होता है, लेकिन इतनी मात्रा में संश्लेषण नहीं होता कि विटामिन युक्त भोजन की आवश्यकता हमको नहीं है। ठीक है, लेकिन अपवाद रूप से प्रश्न पूछा जाएगा कि वो कौन कौन से विटामिन है जो संश्लेषण होता है जिनका, तो ए का लगाइएगा। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है, तो यकृत लगाइएगा। ठीक है, विटामिन के का संश्लेषण देखिए, ये आंत के जीवाणुओं द्वारा किया जाता है।
आंत के जीवाणु द्वारा किया जाता है। ठीक है, जीवाणु के द्वारा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि आंत के जीवाणु के द्वारा संश्लेषित विटामिन कौन सा है, तो के है। ठीक, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा देखिए, विटामिन डी का भी संश्लेषण होता है और इसका संश्लेषण होता है सूर्य की किरणों की उपस्थिति में त्वचा द्वारा। ठीक है, अर्थात हमारे स्किन में जब सूर्य किरणों की उपस्थिति होती है तो हमारे त्वचा के द्वारा विटामिन डी का संश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज़ है कि इतना मात्रा में संश्लेषित नहीं होता कि जितने की हमको आवश्यकता होती है। ठीक है, तो लेकिन अपवाद रूप से संश्लेषित होता है। और विटामिन बी समूह के भी कुछ विटामिन हैं, जैसे B12 वगैरह है, B12 वगैरह, इसका भी संश्लेषण आंत के जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। आंत के जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। तो ये प्रश्न भी याद रखिएगा। अगर प्रश्न आपसे पूछे, अब क्या प्रश्न पूछेगा, पहला प्रश्न हो जाएगा कि आंत के जीवाणुओं के द्वारा संश्लेषित विटामिन कौन कौन से हैं, तो आंत के जीवाणुओं के द्वारा संश्लेषित विटामिन के है और विटामिन बी समूह के कुछ विटामिन जैसे विटामिन 12 वगैरह है, इसका संश्लेषण हमारे शरीर में आंत के जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य की रोशनी किस विटामिन का स्रोत है, तो सूर्य की रोशनी अर्थात सूर्य की किरणें ये विटामिन डी का स्रोत है और इसका संश्लेषण किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसका संश्लेषण मानव त्वचा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न होता है कि मनुष्य की यकृत में संश्लेषित विटामिन कौन सा है, तो मनुष्य की यकृत द्वारा संश्लेषित विटामिन ए होता है। ठीक है, तो यहाँ से इतने प्रश्न आपको याद रखना है। ठीक, अब यहाँ से कथन के कुछ प्रश्नों पे अगर हम लोग चर्चा करें जो PCS वगैरह में पूछे जाते हैं। चलिए, उसे हमने डिलीट नहीं किया है, इसी के आधार पर अब हम आपको इन कथन के प्रश्नों को समझाते हैं। अगर यहाँ पर कथन दे दे, कथन को ध्यान में रखिए, जो प्रश्न पूछे जाते हैं कथन बेस के प्रश्न। ठीक है, तो पहला कथन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मानव शरीर में कुछ विटामिन का संश्लेषण होता है। ठीक, दूसरा कथन है, मानव शरीर में विटामिन की आपूर्ति भोज्य पदार्थों से होता है। ठीक, तीसरा कथन है, सभी विटामिनों का संश्लेषण पेड़ पौधों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑप्शन में दे दे कि कथन ऑप्शन ए में दिया गया है केवल 1 सही है। ठीक है, बी में दिया गया है केवल 2 सही है। ठीक है, सी में दिया गया केवल 3 सही है और डी में दिया गया है कि 2 और 3 सही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान रखिए। ठीक, अब इस प्रश्न पर अगर आप लोग केंद्रित होइए, यहाँ पर पहले कथन में दिया गया है कि मानव शरीर में कुछ विटामिन का संश्लेषण होता है, तो यहाँ अपवाद को ध्यान में रखिए। अपवाद में हमने बताया है कि कुछ विटामिन ऐसे हैं जिनका संश्लेषण मानव शरीर में होता है। इसका मतलब यह कथन क्या हो गया, यह कथन पूरी तरह से सही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर एक विकल्प और बना दे, एक विकल्प और 1, 2 और 3 सभी सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से देखिए, पहला कथन तो पूरी तरह से सही है क्योंकि अपवाद के रूप में मानव शरीर में कुछ विटामिनों का संश्लेषण होता है। तो यहाँ कथन के प्रश्न में हमको ध्यान क्या देना है, अगर यहीं पर कुछ के स्थान पर ये जो कुछ शब्द लिखा है, इसी कुछ शब्द के स्थान पर
सभी विटामिन का संश्लेषण होता है, तो कथन क्या हो जाता? कथन गलत हो जाता, क्योंकि सभी विटामिन का संश्लेषण नहीं होता बल्कि अपवाद रूप से कुछ विटामिनों का संश्लेषण होता है। तो इस कुछ और सभी शब्द पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। इसी प्रकार से दूसरा देखा जाए कि दूसरा कथन सही है कि नहीं, तो यहाँ पर दे रहा है कि मानव शरीर में विटामिन की आपूर्ति भोज्य पदार्थों से होता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे शरीर में जितना विटामिन ये संश्लेषित होता भी है तो इतनी मात्रा में नहीं होता कि हमारे शारीरिक आवश्यकता की ये पूर्ति कर सके। तो ऐसी स्थिति में कथन 2 भी आपका सही है। और कथन 3 तो पहले ही हमने आपको बताया कि सभी प्रकार के विटामिनों का संश्लेषण ये पेड़ पौधों का कार्य है। तो इस तरह से कथन 1, 2, 3 सभी सही होंगे। तो यहाँ पहले कथन के विषय में ही आपको ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रश्न लिखा गया है। यहाँ पर केवल कुछ और सभी शब्द को ध्यान में रखकर ही कथन को सही करिएगा या गलत करिएगा। अगर कुछ शब्द लिखा है तो इसका मतलब है कि कथन पूरी तरह से सही है, लेकिन अगर सभी शब्द लिखा है तो इसका मतलब है कि कथन गलत है। ठीक, तो ये प्रश्न समझ में आया आपको। ये अपवाद से संबंधित ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ये देखते हैं, अब ध्यान दीजिए कि अगर हमने बात किया विटामिन के संश्लेषण से, ठीक है, तो विटामिन का संश्लेषण पेड़ पौधों का कार्य है, तो कंफर्म हुआ यहाँ से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं भंडारण या संचय। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि भंडारण या संचय की बात अगर हम करें तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि मानव शरीर में विटामिन का भंडारण नहीं होता। ठीक है, तो ये जान लीजिए कॉन्सेप्ट है ये आपका कि हमारे शरीर में विटामिन का संश्लेषण भी नहीं होता और विटामिन भंडारित भी नहीं होते। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि विटामिन हमारे शरीर में बहुत देर तक भंडारित नहीं रहते। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि जब हम भोजन करते हैं, भोजन के पश्चात पाचन क्रिया होती है, पाचन क्रिया से जो भी हम पोषक तत्व को अवशोषण करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं, उन सभी पोषक तत्वों में विटामिन को भी एब्जॉर्ब किया जाता है। तो वो विटामिन एब्जॉर्ब तो करते हैं लेकिन बहुत देर तक संचित नहीं रहते, अर्थात जितनी आवश्यकता की है, जितने हमारे शरीर में आवश्यकता है जितनी मात्रा का, उतना तो उपभोग कर लिया जाता है मेटाबॉलिज्म क्रिया में। हमने आपको बताया इसका कार्य यही है। तो मेटाबॉलिज्म क्रिया के पश्चात जो हमारे शरीर में अधिशेष विटामिन बचता है, वो सारे विटामिन जितनी बार हम वॉशरूम जाते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में विटामिन की पूर्ति मतलब भंडारण भी नहीं होता और संश्लेषण भी नहीं होता, दोनों चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी अपवाद आपको देखने को मिलेगा कि हमने बताया कि हमारे शरीर में विटामिन का संचय या भंडारण नहीं होता, तो इसमें भी अपवाद पाया जाता है। जैसे विटामिन ए हुआ, सी हुआ, डी हुआ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे विटामिन हैं ए, सी, डी, ठीक है, जो हमारे शरीर में भंडारित भी रहते हैं। ठीक है, तो इनका भंडारण कहाँ होता है? ठीक, इनका भंडारण कहाँ होता है ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो इनका भंडारण यकृत में होता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर में विटामिन का भंडारण तो नहीं होता, लेकिन कुछ विटामिन, अब यहाँ पर भी कथन में अगर दे दे कि कुछ विटामिन शरीर में भंडारित रहते हैं। ठीक है, भंडारित रहते हैं। ठीक है, तो कुछ विटामिन हमारे शरीर में भंडारित रहते हैं, अर्थात अपवाद स्वरूप मानव शरीर के यकृत में ए, सी, डी आदि विटामिन ऐसे हैं जो अपवाद स्वरूप थोड़ी मात्रा में भंडारित रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न आपको अपवाद से समझ के करना है कि कुछ शब्द लिखा रहे, इसका मतलब कि अपवाद से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अपवादिक स्वरूप तो कुछ विटामिन हमारे शरीर में संचित हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को करते समय इस कुछ और सभी शब्द को ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है, तो विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। इसके अलावा सी, डी के विषय में भी ध्यान रखिएगा, ये सब भी लीवर में संचित रहने वाले कुछ विटामिन हैं। ठीक, अब यहाँ से ध्यान रखिए, हमने आपको बताया कि हमारे शरीर में विटामिन भंडारित नहीं रहते, अर्थात हम जितनी बार वॉशरूम जाते हैं विटामिन नष्ट होते हैं। उन सभी विटामिनों में सर्वाधिक नष्ट होने वाला विटामिन सी है। ठीक है, तो सी सबसे ज़्यादा
तेज जो है नष्ट होता है। ठीक, तो इसीलिए सी के संदर्भ में पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन भंडारित नहीं रहता। ठीक है, तो कौन सा विटामिन भंडारित नहीं रहेगा, तो वहाँ अपवाद स्वरूप सी तो भंडारित है लेकिन बहुत अल्प मात्रा में और थोड़े देर के लिए, अर्थात हमने भोजन किया, अवशोषण हुआ, अवशोषण के पश्चात विटामिन सी हमको प्राप्त हुआ, तो विटामिन सी जब तक रहेगा विटामिन सी यकृत में संचित रहेगा, जितना इसका कार्य है उतने कार्य के लिए खपत होगा, खपत के बाद ये यकृत में संचित है। लेकिन यकृत में संचित होने के बाद जब हम वॉशरूम जाते हैं तो सभी विटामिन नष्ट होते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी नष्ट होता है। इसीलिए कौन सा विटामिन हमारे शरीर में बिल्कुल भंडारित नहीं रहता, तो उसका भी उत्तर सी ही लगाना है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ भंडारित है लेकिन कब तक, तभी तक जब तक हमने भोजन के पश्चात अवशोषण क्रिया के बाद वॉशरूम नहीं गया है। ठीक, और वॉशरूम जाने के बाद सभी विटामिन नष्ट होते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा नष्ट होने वाली विटामिन सी है। इस तरह से दोनों प्रश्नों को आपको यहाँ समझ के करना है। ठीक, तो कौन सा विटामिन भंडारित नहीं होता वहाँ भी सी लगाना है, और कौन सा विटामिन भंडारित होता है तो वहाँ भी सी आपको लगाना है। ठीक, दोनों प्रश्न की प्रकृति को समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है विटामिन सिद्धांत। ठीक है, तो विटामिन थियरी किसके द्वारा दिया गया था, तो विटामिन थियरी के प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा, तो ये किया गया था फंक और हॉपकिंस के द्वारा, फंक और हॉपकिंस। ठीक है, तो ये दो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और अपने विटामिन सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि विटामिन एक सहायक अथवा पूरक आहार होता है जिसकी सूक्ष्म मात्रा मेटाबॉलिज्म क्रिया के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि विटामिन को सहायक अथवा पूरक आहार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा भी गया है कि किसे या किस पोषक तत्व को सहायक या पूरक आहार कहा जाता है, तो ये विटामिन को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, तो इसके विषय में इसकी लॉजिक जान लीजिए, इसका तर्क क्या है, क्यों इसको सहायक आहार कहते हैं। तो हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म क्रिया का संचालन और नियंत्रित करता है। ठीक है, और उसी मेटाबॉलिज्म क्रिया के तहत पाचन क्रिया भी आती है। ठीक है, अर्थात पाचन क्रिया भी उपचयन और अपचयन की क्रिया है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी की अवस्था में क्या होता है, उस बीमारी की अवस्था में सारे मेटाबॉलिज्म क्रिया निष्क्रिय हो जाते हैं, ठप पड़ जाते हैं, तो ये पाचन क्रिया भी ठप पड़ जाती है। तो ऐसी अवस्था में हम जो भी भोजन करते हैं उस भोजन से जो पोषक तत्व मिलता है उन पोषक तत्वों को पूरी तरह से पाचन नहीं होता, और जो थोड़ा बहुत पाचन होता भी है उससे जो भी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वो हमारे शरीर के बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में हमारे शरीर में कमजोरी आने लगती है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब हम दवा लेते हैं तो उस दवा में डॉक्टर क्या करता है, उस दवा में डॉक्टर के द्वारा उस रोग से संबंधित एक दवा दिया जाता है जो उस रोग के इलाज के लिए होता है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि डॉक्टर हमको कुछ विटामिन की गोली भी देता है। तो वो विटामिन की दवा क्यों दिया जाता है, क्योंकि जब वो हमारे शरीर में पहुंचेगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म क्रिया सुचारू ढंग से कार्य करने लगता है, और सुचारू ढंग से मेटाबॉलिज्म क्रिया कार्य करेगा तो पाचन क्रिया भी होने लगेगी, और पाचन क्रिया के पश्चात जो भी हम भोजन करेंगे उससे प्राप्त पोषक तत्वों की मात्रा रिलीज होगी और हमारे शरीर में कमजोरी अवस्था दूर हो जाती है। ठीक है, इसीलिए विटामिन को सहायक अथवा पूरक आहार कहा जाता है। और इस मत के अर्थात विटामिन मत के प्रतिपादक कौन हैं, तो इसका प्रतिपादन फंक और हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं विटामिन के प्रकार के विषय में। ठीक है, तो विटामिन के प्रकार को ध्यान में रखिएगा। विटामिन कुल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विटामिन कुल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, ये 2 प्रकार के विटामिन होते हैं। अब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो जल में घुलनशील विटामिन
सी होता है और विटामिन बी समूह, ठीक है, या इसी को कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो विटामिन सी और विटामिन बी समूह ये विटामिन जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, ठीक है। तो दो प्रकार से प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ भी उत्तर आपको दो प्रकार लगाना है, ठीक। या दूसरा प्रश्न होगा कि विटामिन कहाँ कहाँ घुलनशील या विलेय होता है, ठीक है। तो विटामिन विलेय कहाँ कहाँ है, एक जल में है और दूसरा वसा में है, ठीक है। अर्थात जल और वसा इन दो स्थानों पर विटामिन को घोला जा सकता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तीसरा प्रश्न होगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वसा में घुलनशील विटामिन को देखें तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। तो ये कुल 4 प्रकार के ऐसे विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन सी और विटामिन बी समूह को हम जल में घुलनशील मानते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन दो प्रकार के विटामिन हुए, ठीक है। अब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो बी लगाइएगा, बी समूह और सी लगाइएगा। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो ए, डी, ई और के, ये 4 प्रकार के विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। और विटामिन को कहाँ कहाँ विलेय किया जा सकता है, घोला जा सकता है, तो जल में घोला जा सकता है और वसा में घोला जा सकता है। इतने टाइप के प्रश्न यहाँ से इसके प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग रासायनिक नाम, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, अर्थात विटामिन के रासायनिक नाम से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। मल्टीपल चॉइस का भी प्रश्न पूछा जाता है, अर्थात किस विटामिन का रासायनिक नाम असुमेलित है या कौन सा सुमेलित है, ठीक है। तो रासायनिक नाम और इसके कमी से होने वाले रोग ये सबसे पेट टॉपिक है पूरे विटामिन का। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका रासायनिक नाम। तो पहले हम लोग देख लेते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिनों के रासायनिक नाम, ठीक है। तो वसा में घुलनशील विटामिनों के रासायनिक नाम पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट आप लोग बना लीजिए, एक तरफ लिखिए विटामिन के नाम और दूसरी तरफ लिखिए रासायनिक नाम, ठीक है। तो विटामिनों के नाम में पहले हम लोग देखते हैं विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील है, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ठीक है। इसे हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं विटामिन ए को, ठीक। दूसरा है विटामिन डी, तो इसे क्या कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, ठीक, इसे कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। तीसरा है विटामिन ई, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है टोकोफेरॉल, ठीक। और चौथा है विटामिन के, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, इसे कहा जाता है फिलोक्विनोन, या इसी का रासायनिक नाम है नैफ्थोक्विनोन, ठीक है। तो फिलोक्विनोन या नैफ्थोक्विनोन ये विटामिन के का नाम है। ए को कहा जाता है रेटिनॉल, डी को कहा जाता है कैल्सीफेरॉल, ई को कहा जाता है टोकोफेरॉल और के को कहा जाता है फिलोक्विनोन या नैफ्थोक्विनोन, ठीक। तो ये तो हुए वसा में घुलनशील विटामिनों के रासायनिक नाम। अब हम लोग देख लेते हैं जल में घुलनशील विटामिनों के नाम। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा कॉपी कलम लेकर इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग जल में घुलनशील विटामिनों के रासायनिक नाम पर। अब यहाँ जल में घुलनशील विटामिन को अगर देखा जाए तो पहला तो हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक। अब विटामिन B1 की बात करें तो विटामिन B1 का नाम है थायमिन,
थायमिन। ठीक है, तो इसको हमने आपको बताया था कि अभी आपको बताया था कि फंक के द्वारा खोजा गया विटामिन है और चावल के छीलन से इसकी खोज किया गया था। ठीक है, दूसरा है विटामिन B2, इसे कहा जाता है रिबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन। ठीक, तीसरा है विटामिन B3, इसे कहा जाता है नियासिन, नियासिन। ठीक है, चौथा है विटामिन B5, इसे कहा जाता है निकोटिनेमाइड, निकोटिनेमाइड। ठीक, इसके बाद विटामिन B6 है, इसे कहा जाता है पायराडॉक्सिन, पायराडॉक्सिन। ठीक है, तो विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड, B1 को थायमिन, B2 को रिबोफ्लेविन, B3 को नियासिन, B5 को निकोटिनेमाइड और B6 को पायराडॉक्सिन कहा जाता है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जो शेष विटामिन है बी समूह के शेष विटामिनों पे चर्चा किया जाए। तो यहाँ देखिए विटामिन B7, इसे कहा जाता है बायोटिन, बायोटिन। ठीक, इसके बाद है B9, इसे कहा जाता है फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल। ठीक, इसके बाद है B12, इसे कहा जाता है साइनोकोबालामिन। ठीक है, तो इस तरह से देखिए विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है, B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है और B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। ठीक है, तो इस तरह से इसके रासायनिक नामों से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न की जो प्रकृति होती है, कभी कभी तो ऑनलाइनर प्रश्न सीधे पूछ लिया जाता है कि विटामिन B12 को क्या कहते हैं, या किस विटामिन को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है, या किस विटामिन को फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, या किस विटामिन को बायोटिन कहते हैं। ठीक, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और कभी कभी मल्टीपल चॉइस के प्रश्न आते हैं, अर्थात कौन सुमेलित है और कौन असुमेलित है, इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ प्रश्नों पे अगर यहाँ चर्चा किया जाए। ठीक, यहाँ पर देखिए हम पूछ रहे हैं असुमेलित। ठीक है, असुमेलित की बात कर रहे हैं, एक तरफ विटामिन लिख दे रहे हैं। ठीक, एक तरफ विटामिन है और दूसरे तरफ रासायनिक नाम है। ठीक है, रासायनिक नाम। ठीक, अब यहाँ पर असुमेलित की बात करें तो ए को लिखा जाए रेटिनॉल, रेटिनॉल। ठीक, B1 को लिखा जाए थायमिन, डी को लिखा जाए कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल और के को लिखा जाए टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। तो इस तरह से देखिए अगर हम असुमेलित की बात करें तो ए तो एकदम सही है क्योंकि इसका नाम रासायनिक नाम रेटिनॉल ही है, B1 भी सही है अर्थात थायमिन ही है, डी भी सही है कैल्सीफेरॉल ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर के असुमेलित है अर्थात इस प्रश्न का जो सही विकल्प हो जाएगा वो डी होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि के को हम टोकोफेरॉल नहीं कहते। टोकोफेरॉल किसे कहा जाता है? तो टोकोफेरॉल ये विटामिन ई को कहा जाता है, जबकि विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, फिलोक्विनोन है अथवा इसी को नैफ्थोक्विनोन भी कहा जाता है, नैफ्थोक्विनोन। ठीक है, तो फिलोक्विनोन या नैफ्थोक्विनोन ये के का रासायनिक नाम है। तो इस तरह से इसके मल्टीपल चॉइस के भी प्रश्न पूछे जाते हैं अर्थात इनके रासायनिक नामों का सुमेल और असुमेल देकर। ठीक, और ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला ये टॉपिक जो है इसका सब टॉपिक विटामिन के रासायनिक नाम, इससे ज़्यादातर प्रश्न यहीं से आते हैं, इनके रासायनिक नामों से अथवा इनके
कमी से होने वाले रोग से, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पीछे हम लोगों ने विटामिन का सामान्य परिचय देखा या जल में घुलनशील या वसा में घुलनशील या उसके प्रकार से संबंधित चीज़ों को, तो वहाँ से प्रश्न नहीं आते। वहाँ से भी प्रश्न आते हैं, लेकिन वो सारे प्रश्न आपके क्या हो जाते हैं, वो सारे प्रश्न आपके कॉन्सेप्ट बेस पे आ जाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी कथन और कारण के प्रश्नों को बनाकर वहाँ पर चर्चा भी किया है, ठीक है। तो इस तरह से इसके रासायनिक नाम हुए। अब आगे जो भी शेष बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कमी से होने वाले रोग पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों।